बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबियतगिलनी मुतकलसिद क्यों आखिरी मुतजसद क्यों। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारा जो सेशन है जिसकी अभी अभी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि शेयर कर रहे हैं कैसर अहमद राजा साहब शेयर करेंगे कि हम आज किस तरीके से अपना ये पूरा सेशन कॉन्डक्ट करने लगे हैं। आपने पिछला सेशन सुना होगा पूरा, आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना है उनके लिए मैं थोड़ी सा एक मुख्तसर सा खुलासा बयान कर लूँ कि पिछले सेशन के अंदर एक बहस जो हो रही है कैसर अहमद राजा साहब और अवैस इकबाल दोनों के माबैन जो मुबाहिसा है, उसका बुनियादी तौर पर जो मौजू रखा गया है वो है क्रिएशनिज्म वर्सेस एवोल्यूशन, यानी कि तख्लीक या इसका कोई भी तारीफ जो की जाए। वैसे चूँकि अंग्रेज़ी की उर्दू में तारीफ करते हुए बहुत सारी जगहों पे लफ्ज़श हो जाती है, तो ये क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन के दरमियान की एक बहस है जिसमें दोनों स्पीकर्स ने पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर अपनी अपनी जानिब से अपना मौक़िफ़ बयान करके एक तफसीली अंदाज में अपने आर्ग्यूमेंट्स को अवाम के सामने रखा। आज का जो मुलाखड़ा आपके सामने होगा, इसमें पहले मैं आपको एक तारुफी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद पहले 10 मिनट जो हैं वो रिबटल करेंगे अवैस इकबाल, जो पिछले वाला कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी पूरी गुफ्तगू रखी थी जिसमें प्रेजेंटेशन के ज़रिए उन्होंने एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करके एवोल्यूशन को रद्द करने की कोशिश की थी। और उसके बाद कैसर अहमद राजा साहब जो है वो रिबटल देंगे, जो अवैस इकबाल आज रिबटल्स भी करेंगे और जो ज़ाहिर है पिछले पूरा जो केस था उसके अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी। और जब कैसर अहमद राजा साहब के बाद दोबारा अवैस इकबाल एक रिप्लाई स्पीच करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि कैसर अहमद राजा साहब ने उनके केस पे जो अटैक किया है, जो उनके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर अटैक किया है, उन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर अटैक दुरुस्त था या गलत था। उसके बाद दोबारा कैसर अहमद राजा साहब को 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा जिसमें वो दोबारा से अपने केस को री इंस्टेट करेंगे। उसके बाद मॉडरेटर जो कि मैं हूँ और मेरे साथ अली रज़ा भाई मेरे ख्याल में मौजूद होंगे, जो कि आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। हम अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये नहीं कहेंगे कि गलत सही कौन है, इसका तयन आप अवाम करेंगे, अपने कमेंट्स की शक्ल में करेंगे या जो भी गुफ्तगू सुनने के बाद करेंगे। ये तो हो गया। आप इसकी डेट को मद्देनज़र मत रखिएगा। 9/11 एक ऐसी डेट रखी गई है, मगर हकीकत में आज 10 तारीख को ये मुबाहिसा होने जा रहा है। 1-2 मिनट में मज़ीद बात, आप जब जो ही डिबेट होती है, आप सबकी गुफ्तगू भी में साथ साथ कमेंट सेक्शन में हम देख रहे होते हैं मॉडरेटर्स, आप दोनों इनको स्कॉलर्स मानते होंगे। कुछ लोग अवैस इकबाल को स्कॉलर मानते हैं, कुछ लोग कैसर अहमद राजा साहब को स्कॉलर मानते होंगे। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि आप अपने जो स्पीकर है या जो आपका स्कॉलर है, आप उसको कितना अच्छा समझते हैं और उनकी बहस को कैसे कैरी करना चाहते हैं। क्योंकि इस पूरी डिबेट का मकसद ये नहीं है, जैसे कि आमतौर पर सोशल मीडिया के अंदर ये मकासद होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, उनको दिखाया जाए, यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाए जाएँ, ब्ला 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 ब्ला। एक अच्छी हेल्दी डिबेट जनरेट करके अवाम के अंदर, कम अज़ कम मेरे ज़हन में ये एज़ अ मॉडरेटर, कि अवाम के अंदर बहुत सारे ख़यालात जो कि इस बात को लेकर हैं कि क्रिएशनिज़्म दुरुस्त है या एवोल्यूशन दुरुस्त है, उनका हल निकाला जा सके। तो लिहाजा मैंने बहुत सारे हज़रात के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, वो साथ में गुफ्तगू का हिस्सा भी बन रहे होते हैं। ज़्यादातर बेहतर ये होगा कि हम कमेंट्स में वो जो एक पर्टिकुलर पैराडाइम क्रिएट हुआ है टिकटॉकर्स का, उसको छोड़कर इन दोनों हज़रात के जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है कि इन दोनों साहिबान की इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए बेहतर तरीके से कमेंट कीजिए और गुफ्तगू का हिस्सा बनिए, ताकि हम ये जो एक फ़ेक पैराडाइम होता है सोशल मीडिया में जिसमें हमने सिर्फ अट्रैक्शन करनी होती है बहुत सारे व्यूज़ की, उसके बजाय आज से कई सालों के बाद भी हमारी गुफ्तगू और ये पूरी बहस कोई सुने तो उससे कुछ बेहतर अख़ज़ करके उठे। हो सकता है कि आप बहुत सारी बात ये कह दें कि अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, जिसके ज़रिए हम इसको बेहतर तरीके से कंक्लूड कर सकें। बहुत शुक्रिया, इतनी बात मेरी थी। सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैं दावत दूँगा अवैस इकबाल साहब को। अवैस इकबाल साहब, मेरे पास आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका होगा और मैं आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद प्राइवेट कमेंट चैट के अंदर ये बताऊँगा कि आपको कितने मिनट हो गए हैं, ताकि आपको अपने टाइम का, वक़्त का ख़्याल रहे।
تو کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں, اویس اقبال کو بھی آپ جانتے ہیں. دونوں بندے کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اویس اقبال, لیٹ سٹارٹ اٹ. آپ میوٹ ہوئے ہیں پہلے آپ نے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بات ہاں, بہت بہت شکریہ کیسر احمد راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ سردار جنید. کیسر احمد راجہ نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جو ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی تھی, میں نے اس کو سنا, اس وقت بھی سنا اور بعد میں بھی سنا. تو میں نے اس میں سے 23 پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے پن پوائنٹ کیے ہیں, جس میں 23 نکات کے اوپر کیسر احمد راجہ صاحب نے سوال اٹھایا, اور میں ان 23 کے 23 پوائنٹس کا جواب دوں گا. اور اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر جاؤں جو کہ کیسر احمد راجہ صاحب کو میری جانب سے جواب مطلوب تھا, تو براہ مہربانی مجھے بتائیے گا, میں اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا. اور اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کریشنزم کے حوالے سے جو میں نے سوالات کیے تھے راجہ صاحب ان کو بھی ایڈریس کریں. تو سٹارٹنگ کوئکلی, راجہ صاحب کا جو پوائنٹ نمبر 1 تھا, راجہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہماری ڈیبیٹ اسلام پر تو ہے ہی نہیں. تو راجہ صاحب, اگر آپ کی ڈیبیٹ اسلام پر نہیں ہے تو آپ کے نزدیک انسان کی جو تخلیق ہے, کریشنزم ہے جس کے آپ حامی ہیں, وہ مذہب کے پیراڈائم کے باہر کس طرح سے ممکن ہے؟ نمبر 2, آپ نے یہ بھی کہا, جو کہ 34ویں منٹ 49ویں سیکنڈ پر کہا پچھلی ڈیبیٹ کے 34 منٹ 49 سیکنڈ پر, آپ نے یہ اپنے سارے کیس کو خود ہی ریفیوٹ کر دیا, اور آپ نے خود کہا کہ میں ایوولوشن کو غلط نہیں سمجھتا, مگر یہ بائی چانس نہیں بلکہ ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے. اور اس کے بعد آپ نے سارا آرگیومنٹ جو ہے ایوولوشن کے خلاف بلڈ اپ کیا. اگر راجہ صاحب ایوولوشن بلائنڈلی گائیڈڈ ہے تو اسلام کے پیراڈائم کے باہر یا مذہب کے پیراڈائم کے باہر ڈیوائن گائیڈنس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور آگے چل کر آپ اسی ایوولوشن کی خامیاں کیوں بتاتے ہیں جسے آپ غلط نہیں سمجھتے؟ یہ تو پھر کریشنزم ورسز ایوولوشن نہ ہوا, بلکہ یہ ڈیوائن ایوولوشن ورسز بلائنڈ ایوولوشن ہوا. اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ راجہ صاحب یہ تھا کہ راجہ صاحب نے کہا کہ میں کریشن کو ایکسپلین کروں گا ایویڈنس کے ذریعے. اور میں نے راجہ صاحب کی پوری گفتگو سنی, اور راجہ صاحب نے کہیں بھی کریشن کو ایویڈنس کے ذریعے ایکسپلین نہیں کیا, بلکہ وہ ایوولوشن کے اندر خامیاں نکالتے رہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ راجہ صاحب نے یہ کہا کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے اوپر, یعنی کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ راجہ صاحب کے اپنے الفاظ تھے پچھلی ڈیبیٹ میں چوتھے پوائنٹ میں, کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ پر نظریہ ارتقاء کو پورا اترنا چاہیے, مگر میں اویس صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ کریشن کے اوپر اسی فالسیفیکیشن ٹیسٹ کو ڈیمانڈ کریں, کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. بھئی پہلا نقطہ ہی آپ کا یہ تھا کہ یہ ڈیبیٹ اسلام پر نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کریشن ایمان کا حصہ. عجیب بات ہے. میں تو نظریہ ارتقاء کے فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی حمایت کرتا ہوں, میں اس کا حامی ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر سیم فالسیفیکیشن ٹیسٹ آپ کریشن پر اپلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ کہہ کر آپ جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں اپنی جانب سے ایوولوشن کے اوپر آپ کو فالسیفیکیشن ٹیسٹ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ہومو سیپین کا, ہومو ہیبلس کا, ہومو ایریکٹس کا فاسل ریکارڈ جو ہے ڈائناسور پیریڈ میں دستیاب ہو, تو راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن ایک کہانی ہے. لیکن اگر اس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے اوپر نظریہ ارتقاء پورا اترتا ہے, تو پھر کریشنزم کے اوپر فالسیفیکیشن ٹیسٹ آپ خود ہی ڈھونڈ لیں اور پھر ہمیں اس کا جواب دے دیں. پھر نمبر 5 پوائنٹ راجہ صاحب کا یہ تھا کہ اناٹومیکل سملیرٹی اور جینیٹک ریزمبلنس ارتقاء کا ثبوت نہیں ہے. واہ, مجھے لگتا ہے کہ اناٹومیکل سملیرٹی اور جینیٹک ریزمبلنس سے بڑا ارتقاء کا ثبوت کوئی ایگزسٹ کر نہیں سکتا, کیونکہ اگر مالٹے, سنگترے, نارنگی, موسمی اور لیمو کا تعلق جینیٹک ریزمبلنس اور اناٹومیکل سملیرٹی کی وجہ سے سٹرس فیملی کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا, تو پھر ہومو سیپینس کا, ہومو ہیبلس کا, ہومو ایریکٹس کی جو جینیٹک ریزمبلنس اور اناٹومیکل سملیرٹی ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقاء ہوا ہے.
फिर नंबर 6 पॉइंट राजा साहब का ये था जिसमें उन्होंने स्टीफन जे गाउल्ड का कोट पेश किया कि फॉसिल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान में से इल्हाद को ठीक साबित करने की कोशिश करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा राजा साहब ने कि स्टीफन जे गाउल्ड जो हैं वो एवोल्यूशन को ठीक समझते हैं, यानी मतलूबा फॉसिल रिकॉर्ड के बगैर ही स्टीफन जे गाउल्ड एवोल्यूशन को ठीक समझते हैं और उस जैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के एक कोट को राजा साहब रद्दे इर्तका की दलील में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वही स्टीफन जे गाउल्ड मई 1981 में पब्लिश्ड अपने आर्टिकल एवोल्यूशन एज फैक्ट एंड थ्योरी के अंदर लिखता है, It is infuriating to be quoted again and again by creationists, whether through design or stupidity, I do not know, as admitting that the fossil record includes no transitional forms. Transitional forms are generally lacking at the species level, but they are abundant between larger groups. ये स्टीफन जे गाउल्ड के अपने अल्फाज हैं। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट में राजा साहब ये फरमाने लगे कि टूटे हुए जबड़ों और खोपड़ियों पर आपने कहानी फिट की हुई है इर्तका की। ऊपर 34वें मिनट 49वें सेकंड पर आप ये कहकर आए हैं कि मैं एवोल्यूशन को गलत नहीं समझता, और अब आप उसी एवोल्यूशन को कहानी करार देकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। नंबर 8 पॉइंट में कैसर अहमद राजा साहब ने एक स्लाइड पेश की और कहा कि इंसान के ज़हूर की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, गॉड, एवोल्यूशन और एलियंस। एवोल्यूशन के आप खिलाफ हैं, एलियंस का सबूत कोई नहीं, और पीछे रह जाता है खुदा। हालांकि डिबेट के शुरू में आप कह चुके हैं कि ये डिबेट मजहब पर नहीं है, तो मजहब के पैराडाइम के बाहर गॉड किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है राजा साहब, ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है। फिर नंबर 9 पॉइंट में आपने ये कहा कि एक संजीदा साइंसी बहस में खुदा के तसव्वुर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मेरे नजदीक ये पिछली डिबेट के गोल्डन वर्ड्स थे। क्रिएशन के आप हामी हैं, क्रिएशन खुदा करता है, और उसी खुदा के तसव्वुर को आप संजीदा बहस में एंटरटेन करने के काबिल ही नहीं समझते। नंबर 10 पॉइंट जिसमें राजा साहब ने सर्कुलर रीजनिंग की बात की कि जिस चीज को आपने साबित करना है उसी को आपने दलील बना लिया है, और आपने वो स्लाइड पेश की कि डेटा वुड एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन वुड एक्सप्लेन द डेटा। तो राजा साहब अगर यही सर्कुलर रीजनिंग मैं आपके केस पर अप्लाई करूं तो वो कुछ यूं बनेगी कि गॉड वुड एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड क्रिएशन वुड एक्सप्लेन द गॉड, यानी जिस चीज को आपने साबित करना है उसी को आपने दलील बना लिया। 11वां नुक्ता ये था, अमेरिका में एवोल्यूशन के खिलाफ आप कुछ नहीं पढ़ा सकते। वही अमेरिका के स्कूलों में तो वही तालीम दी जाती है जो साइंसी हो, मगर फ्लैट अर्थ सोसाइटीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। एक मुसलमान को इस्लाम फैलाने की अमेरिका में पूरी आज़ादी है, मगर क्या एक मुल्हिद को पाकिस्तान में इल्हाद फैलाने की आज़ादी है? नहीं। नंबर 12 पॉइंट 12वां नुक्ता राजा साहब का ये था जिसमें उन्होंने मेंडल्स अकाउंटेंट रिजल्ट्स का एक चार्ट पेश किया और ये कहा कि जितना वक्त दरकार है इर्तका को वो तो हुआ ही नहीं। अगर राजा साहब इर्तका को दरकार वक्त हुआ ही नहीं तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट के आगाज में 34वें मिनट 49वें सेकंड पर ये क्यों कहा था कि मैं एवोल्यूशन को गलत नहीं समझता? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पिछली डिबेट का 34वां मिनट 49वां सेकंड निकालकर खुद देख लें। उसके बाद 13वां नुक्ता राजा साहब के प्रेजेंटेशन का ये था कि पाकिस्तानी एवोल्यूशनिस्ट्स ये समझते हैं कि हमने जुगतबाजी से एवोल्यूशन को दुरुस्त साबित करना है। तो राजा साहब इंटरनेशनल एकेडमिया और नोबेल प्राइज कमेटी भी क्या इसी जुगतबाजी से मुतासिर होकर एवोल्यूशनिस्ट को नोबेल प्राइज देती है और आपका रोक कर रखा हुआ है क्योंकि आप जुगतबाजी नहीं करते? उसके बाद 14वां नुक्ता यह है जिसमें राजा साहब फरमाते हैं कि अगर हम नियो डार्विनिज्म को अप्लाई करें तो हम कायनात की एज से भी पीछे जा रहे हैं। अच्छा, कायनात की जो एज मैंने समझी है राजा साहब की मुराद थी वो 13 अरब 80 करोड़ साल है, और ये कायनात की एज भी राजा साहब को उसी एकेडमिया ने बताई है जो नियो डार्विनिज्म की प्रोपोनेंट है, यानी मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू। उसी इंटरनेशनल एकेडमिया की आपने जो कायनात की एज है उसे मिनोअन कबूल कर लिया है और उसके नियो डार्विनिज्म को रिजेक्ट कर दिया है।
वैसे अगर राजा साहब को मुझे यकीन है पता होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो कायनात की एज को कैसे डिटरमिन करते हैं कि जो गैलेक्सीज का रेट ऑफ सेपरेशन होता है उसको जब हम रिवाइंड करते हैं तो हम कायनात की एज तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो 15वां नुक्ता था राजा साहब की प्रेजेंटेशन का, उसमें वो फरमाते हैं कि कहां 6 मिलियन साल में आपने सारी एवोल्यूशन कर दी और कहां ड्यूरेट और श्मिट की इक्वेशन के मुताबिक एवोल्यूशन को 216 मिलियन साल दरकार हैं। 6 मिलियन 60 लाख साल, 216 मिलियन 21 करोड़ 60 लाख साल। ले राजा साहब, हमने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इर्तका को 216 मिलियन साल नहीं बल्कि यानी 21 करोड़ 60 लाख साल नहीं, 3 अरब 80 करोड़ साल लगे हैं। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का दावा है, मुझे बता दीजिएगा कि आप गलत हैं। उसके बाद 16वां नुक्ता ये था राजा साहब की प्रेजेंटेशन का कि मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं और मैंने अभी क्रिएशन पर जाना है। वो 4 मिनट और पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती आज तक नहीं आई, ठीक है। वो इन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि क्रिएशन जो है वो किस तरह से होती है। 17वां मुझे मेरे सिर्फ 7 नुक्ते रह गए, मुझे मैं ठीक है, क्योंकि मैं राजा साहब की एक एक बात का जवाब दे रहा हूं और अगर मैं कोई राजा साहब की बात मिस करूं तो मुझे बताइए कि मैं उसे भी एड्रेस करूंगा। उसके बाद 17वां नुक्ता ये था राजा साहब का कि रिचर्ड सी ल्यूनटिन एवोल्यूशनिस्ट हैं और लिखते हैं कि एवोल्यूशन इज अ पेटेंट एब्सर्डिटी। क्या कोई शख्स खुद को एब्सर्ड कह सकता है? कि जाहिर है राजा साहब ने ये बात को मुकम्मल मजमून के सियाको सबाक से निकाल कर कोट किया है। उसके बाद 18वां नुक्ता राजा साहब का ये था कि एवोल्यूशन इज पॉलिटिक्स नॉट साइंस। यानी जब 34वें मिनट 49वें सेकंड पर आप एवोल्यूशन के हामी थे तो आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप साइंस नहीं कर रहे थे। उसके बाद 19वां नुक्ता यह था राजा साहब का कि रिलीजियस मॉडल हमारी डिबेट का स्कोप नहीं है। अगर रिलीजियस मॉडल हमारी डिबेट का स्कोप नहीं है तो क्रिएशन क्या है? क्या क्रिएशन एक रिलीजियस मॉडल नहीं है? 20वां नुक्ता यह था राजा साहब का कि प्रोटीन सिंथेसिस एक ब्लाइंड प्रोसेस नहीं है और एक सेल के अंदर परफेक्ट मशीनरी काम करती है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस एक ब्लाइंड प्रोसेस नहीं है तो ऊपर आपने कहा कि रिलीजियस मॉडल हमारी डिबेट का स्कोप नहीं है, यानी आप प्रोटीन सिंथेसिस को डिवाइन करार दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद अपनी बात को रिफ्यूट कर रहे हैं। और अगर सेल के अंदर परफेक्ट मशीनरी काम करती है तो फिर कैंसर कहां से आता है, फिर सिकल सेल एनीमिया कहां से आता है, फिर हीमोफीलिया कहां से आता है, फिर थैलेसीमिया कहां से आता है। फिर राजा साहब ने हमें 2 खूबसूरत सी आंखें दिखाई, एक ब्लू आइज की और एक ब्राउन आइज की, और उन ब्लू आइज का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया और ब्राउन आइज का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया। ब्लू आइज का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस राजा साहब ने दिया ATC GTT ATC GCT, ये ब्राउन आइज का सीक्वेंस था। और राजा साहब ने दावा किया कि जनाब ये इंस्ट्रक्शन नेचर से नहीं आ रही बल्कि खुदा से आ रही है, क्योंकि इतनी परफेक्ट इंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है ब्लाइंड एवोल्यूशन के अंदर। तो मैं राजा साहब की खिदमत में हीमोफीलिया जो कि एक बीमारी है सेल की, उसकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कोडॉन 280 के ऊपर AAC ATC और कोडॉन 431 के ऊपर TAC AAC, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर फैक्टर 8 की जीन म्यूटेशन होती है तो हीमोफीलिया होता है। तो क्या इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन है उसी खुदा से आ रही है जिसकी तारीफ में आप रत्बुल लिसान हैं राजा साहब? उसके बाद 22वां नुक्ता राजा साहब का यह था कि एवोल्यूशन कैन नॉट एक्सप्लेन डिजाइन लाइक परफॉर्मेंस। ये वही एवोल्यूशन है जिसकी राजा साहब 34वें मिनट 49वें सेकंड पर हिमायत कर रहे थे। तो राजा साहब जो डिजाइन लाइक परफॉर्मेंस है ना, उसमें 2 सर 1 धड़ वाला बच्चा भी आता है, उसमें तालू कटा बच्चा भी आता है, उसमें 1 आंख वाला बच्चा भी आता है, उसमें बाजुओं से महरूम बच्चे भी आते हैं, अला हजल क्यास। और 23वां और आखिरी नुक्ता राजा साहब की डिबेट का ये था कि क्रिएशन मेक्स परफेक्ट सेंस विद बॉडी ऑर्गन्स, और मुझे लगता है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं दे डज नॉट मेक परफेक्ट सेंस विद क्रिएशन। और राजा साहब ने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में जो क्या कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के कोट्स को सियाको सबाक से हटकर बयान किया और कहीं भी क्रिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया एविडेंस के साथ। और आखिर में मैं आपको उनसे सिर्फ ये डिमांड करूंगा कि ये आपकी प्रेजेंटेशन का जवाब था। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो मुझे बता दें और साथ मुझे ये भी समझा दें कि अगर एवोल्यूशन गलत है तो फिर होमो सेपियंस और चिंपैंजीज जो हैं वो क्या सेपरेटली क्रिएट हुए थे या इवॉल्व हुए थे? राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैस, थैंक यू वैस इकबाल। आपने तकरीबन 13 मिनट
کلام کیا. راجہ صاحب آپ کو اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنا رستم سنبھالیں. جن سوالات کے اوپر جواب دیے ہیں اویس اقبال نے اور آپ کے کچھ پوائنٹس کو لے کر گفتگو کا حصہ بنایا ہے, ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بھی ڈسکس کیجئے اور اپنا کیس بھی رکھیے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. اویس صاحب بہت تیزی کے ساتھ گزرے تھے. آئی انڈرسٹینڈ کہ 21 پوائنٹ 10 منٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے سارے پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کروں, لیکن ایک مجھ سے رہ گیا ہے. اویس صاحب یہ جو سرکولر ریزننگ کا جو آپ نے کہا تھا, اس سے فوراً پہلے کیا آپ کا پوائنٹ تھا, اگر آپ کے پاس پھر بھی وہ نوٹ موجود ہے تو؟ سرکولر ریزننگ سے پہلے کا جی جی سرکولر ریزننگ سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک سنجیدہ سائنسی بحث میں خدا کے تصور کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اب میں ٹائم سٹارٹ کروں گا جب آپ بولنا شروع کریں گے. راجہ صاحب میں سر یہ نوٹ پورا کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے جناب, میں تیار ہوں. اوکے سٹارٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اچھا بھائی, میں اویس صاحب نے جو باتیں کہی تھیں, میں نے بھی کچھ پوائنٹس اس وقت نوٹ کیے تھے. وڈ لائک ٹو گو تھرو دیم. سم آف دیم آر پریٹی مچ میننگ لیس, اس لیے کہ ان کا کوئی ہماری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں تھا. ورقہ بن نوفل اور احمدی مسلم اور یہ وہ, ان کو پتا ہے کہ ورقہ بن نوفل, ان کو خیر ورقہ بن نوفل کا نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن بہرحال یہ احمدی مسلم وغیرہ وغیرہ ان باتوں میں تو سوائے اس کے کہ ایک وقت ضائع کرنے والی بات تھی. سو ہم لوگ گوئنگ ٹو انٹرٹین دوز. پروفیسر شیر علی صاحب کے حوالے سے اگین انہوں نے بات کی کہ انہوں نے ایوولوشن پہ اپولوجائز کیا تھا. یہ بھی ایک ہمارے جو دیسی طبقہ ہے ان کی طرف سے ایک بددیانتی کی بات آ رہی ہے. اویس صاحب آئی ہوپ کہ ناواقفیت کی بنا پہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایوولوشن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا, اس پہ مین جو چیز تھی وہ جناب رضا اور یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں جس کو وہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے. اگین ایز نتھنگ ڈو ود آور ڈبیٹ, تو میں صرف انڈکٹیولی وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انسیسٹ اور آدم علیہ السلام کے بچوں کی ہوئی تھی. اگین میں بڑی ڈارونسٹ سے جو دیسی ڈارونسٹ ہمارے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی حدیث مرفوع کوئی قرآن کی آیت اس بارے میں دکھائیں, تو کبھی کسی نے دکھائی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ایک پھر irrelevant چیز ہو جاتی ہے جس کا کوئی ہماری اسلامک ایپسٹومولوجی میں کوئی اس کا یہ حصہ نہیں ہے. therefore we don't entertain that, just like we don't entertain things like کہ آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے. واو, I mean میں واقعی ہوپ کر رہا تھا کہ اویس اقبال صاحب ایک سنجیدہ بحث میں کوئی سنجیدہ بات لے کے آئیں گے. but things like آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے, really I mean that's the argument to prove evolution and disprove creation. یعنی کہ جو زبانیں دنیا میں معلوم ہیں آج, جو آج سے جو دنیا میں بولی جاتی ہیں, ان کے کلاسیکل جو بھی لوگ بولنے والے تھے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی زبان 2000 سال پہلے, 4000 5000 سال پہلے معدوم ہو گئی ہے اور اس زبان کو کچھ بولنے والے لوگ تھے, تو ہم اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان تھے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ زبان کون سی بولتے تھے. Not entirely sure what was the logic there. پھر انہوں نے کیمبرین ایکسپلوژن کی بات کی. I couldn't help but smile on that point, کیونکہ کیمبرین تو آپ کی سب سے بڑی ایکلیس ہیل ہے. کیمبرین ایکسپلوژن کیمبرین ایرا سے پہلے جو ایڈیکرین ایرا ہے اس میں کوئی بھی میننگ فل کنیکشن ہے ہی نہیں. Listen to the argument very carefully, my dear sir. آپ کا آرگومنٹ ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے لیونگ آرگنزمس کی, ان سب کو ایک سنگل سیل پہ بیک ٹریک کیا جا سکتا ہے. ہمارا کوسچن ہوتا ہے کیمبرین سے پیچھے آپ کیسے جا سکتے ہیں. یو ہیو نو آنسر. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ آپ اس کو اپنی جو موردین ہیں یا جو ارتقائی حضرات ہیں ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے نہ کہیں. لیکن آپ اپنے ہی خلاف آرگومنٹ لے کے آ گئے ہیں کہ دیکھیں بھائی کیمبرین ایکسپلوژن بھی تو ہوا. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کیمبرین ایکسپلوژن. ہمارا تو سوال ہے کہ ان جیولوجیکل ٹائم فریم لٹرلی اے بلنک آف این آئی, جس میں جو 70 ملین سال کا عرصہ تھا جو کہ ریڈیوس ہوتے ہوتے اراؤنڈ تقریباً 8-9 ملین پہ اب آ گیا ہے, کہ اس میں جو جاندار ہیں ان کی اڈیپٹیشن ہو گئی تھی, لیکن ان کی جو اپیرنس تھی وہ مکمل تھی. یہ ہمارا آرگومنٹ ہے, آپ کا نہیں ہے. وہ آپ بتا دیجیے گا کہ کیمبرین کو خیر آپ کیسے کرتے ہیں ایکسپلین. پھر آپ نے کہا کہ میں کیا اسٹرالوپیتھیکس ہیبلس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ویل یہ ہیومن گیون نیم ہیں اور بڑی ایک پرٹیکولر ریزنس کی وجہ سے دیے جاتے ہیں کہ فار اوے لینگویجز سے پتہ چلے کہ شاید وہ بڑے تاثری ہو گئے, بڑے پرانے وہ مخلوقات تھیں اور اس کے بعد ایوالو ہوتی رہیں. جو بھی ان کا مرضی نام رکھیں, آج کل ان کا جو ہم نام لیتے ہیں بھلے وہ ہومو ہیبلس ہیں, ہومو ایریکٹس ہیں, اسٹرالوپیتھیکس ہیں, یا شور وہ اس طرح کی مخلوقات اس دنیا میں رہی ہیں. بٹ کہانی یہ کہ وہ اس سے ایک ایوولوشن ہوتے ہم انسانوں تک پہنچ گئے ہیں, ہم ہومیو سیپینس ہیں اور ان سے ایوولو ہوئے ہیں. یو ہیو ٹو پروو دیٹ. سرکولر ریزننگ کی میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہی تھی کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک, کہ وہ ہیں تو دیر فور ایوولوشن ہوئی ہے, پھر کچھ بھی ہوا ہے.
फिर खुदा हो सकता है, एलियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा ही सबके पास वही है. सो डू आई एक्सेप्ट देन? या आई एक्सेप्ट देन. फिर आपने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की, ग़ालिबन 27वें मिनट पे या 28वें मिनट पे आप बात कर रहे थे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. प्रॉब्लम ये है हमारे इवोल्यूशंस के लिए कि ये हमेशा वेस्टिजियल आर्गुमेंट्स हमें ये ऑर्गन्स आर्गुमेंट के तौर पे प्रेजेंट करते थे, ये कह के कि देखो उनका फंक्शन नहीं है, और ये क्रिएशन के खिलाफ आर्गुमेंट इस तरह से बनता है कि एक क्रिएटर क्यों कोई ऐसी चीज़ पैदा करेगा जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जबकि क्रिएटर तो हर चीज़ मकसद के तहत पैदा करता है, क्रिएट जो करता है, डिज़ाइन जो करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. नाउ ऑलमोस्ट जितनी भी लिस्ट थी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, वो सब के कुछ ना कुछ फंक्शंस, बेनिफिट सामने आना शुरू हो गए हैं, सब के सब. इस तबके ने क्या किया, बजाय इसके कि साइंटिफिक रवैया इख्तियार करते और ये कहते कि ठीक है भाई हम गलत थे, और हमारी जो गलती की वजह थी वो इंडक्टिव रीजन थी, बिकॉज इंडक्शन में सिर्फ आपको एक चीज़ गलत साबित हो जाए तो आपकी सारी की सारी रीजन जो है वो बेकार हो जाती है. इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, फंक्शंस की तो बात ही नहीं हो रही थी, बात तो ये हो रही थी कि वो कोई रूडिमेंट्री, कोई रेमिनेंट्स हैं पुराने, तो वो तो नजर आ रहे हैं. भाई कैसे नजर आ रहे हैं? हिस्टोरिकल, ये बात ऑपरेशनल और हिस्टोरिकल साइंस में डिफरेंस होता है. ऑपरेशनल साइंस ये है कि आप देखिए उसका मकसद है या नहीं है. अगर साबित हो जाता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स उनका कोई मकसद नहीं है, दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस क्रिएशनिस्ट्स. लेकिन अगर उसके मकसद और उसके जो पर्पसेस हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आपका है कि आप क्यों इतना हम लोगों से गलत बयानी करते रहे हैं, हमारे बच्चों को गलत चीजें पढ़ाते रहे हैं. मिसाल के तौर पर आपने हवाला दिया था एक अपेंडिक्स का. अपेंडिक्स कि एक 100 साल तकरीबन हो गया है कि अपेंडिक्स के जो फंक्शंस हैं वो दुनिया के सामने हैं. पिछले 10-20 सालों में तो उससे भी ज़्यादा सामने आ गए हैं कि ये जो एक तरह के एक सेफ पनाहगाह है, एक जो हमारे गट के अंदर जो एक सेफ एक स्पेस देता है उस बैक्टीरिया को, जिससे बीमारियों, यानी हमारी इम्यूनोलॉजी का ये हिस्सा है, जिससे बीमारियों को, जो बीमारियां फ्लश आउट होती हैं उस बैक्टीरिया की वजह से, ये उसको एक सेफ स्पेस देता है. पर्पस इज देयर. आई मीन मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब आप साइंस को नहीं पढ़ेंगे, पॉपुलर अकाउंट्स को पढ़ेंगे, तो उसके बाद इंसान ऐसी बातें करता है. और वैसे बात अभी पहले भी कह चुके हैं, अगरचे मुझे रुनताना दिया था अपने 30 मिनटों में या 20-25 मिनट जो भी उनके पास थे, कि मैं कुछ मैगजीन से बगैर किसी से या कुछ बाकी चीज़ें लेके आ जाता हूँ. हालांकि एक फेसबुक पे एक एक्सचेंज में इन्होंने, वहाँ पे भी मेरे साथ ही एक्सचेंज इनका हो रहा था, जिसमें उन्होंने हवाला दिया था इसी अपना अपेंडिक्स का, जिसमें उन्होंने यूएसए टुडे का हवाला दिया था. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. जब आप अखबारों से आर्टिकल उठा के ले आएंगे, आप टेक्निकल पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, देन यू विल फॉल प्रे टू दिस. मैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, that's done and dusted, finished. There is no such thing as vestigial organs. एक जमाना था because of induction हम कहा करते थे, but that is not the case anymore. But again, जब मैं कहता हूँ ना कि हमारे देसी लोग जुगतों से इन चीज़ों को ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं, this is what I mean. और मेरा कोई मतलब नहीं है. फिर उन्होंने एक बात कही ग़ालिबन 28-29 मिनट में कि एक बच्चे की तस्वीर है, वो पता नहीं 7वीं-8वीं में पढ़ता है, उसके बाद 1-2 सालों की तस्वीरें गलत नहीं मिलती हैं हमें, और फिर 11वीं-12वीं में तो उसका तो बच्चा है ही नहीं. वेल, अगर तो उस बच्चे की सारी एग्जिस्टेंस तस्वीरों पे डिपेंड करती है तो कहानी और है. लेकिन उस बच्चे को हमें पता है कि वो 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में और 12वीं में, तो 1-2 तस्वीरें गायब हो जाती हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है. पर योर प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हैं कि एक सेल से लेकर आज हम जितने, यानी कि फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन लिविंग, ए बायोजेनेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, कि नॉन लिविंग मैटर से हम आज दुनिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है, इसकी कोई भी तस्वीर नहीं है. लेकिन इसके बावजूद आपको इसको मानना पड़ेगा. हम ये कह रहे हैं कि डेटा है तो हमारी बात मान लो, जबकि हम कहते हैं कि डेटा एक्सक्लूसिव नहीं है, ये किसी भी चीज़ की दलील हो सकती है, लिटरली किसी भी चीज़ की दलील हो सकती है. आपके पास कोई तस्वीर नहीं है तो फिर क्यों आप बहस कर रहे हैं? इसी भी मिसाल पे उन्होंने एक बात कही कि अगर एक सहरा, आपको पता नहीं क्या कोई रेत है जिस पे आपको पाँव के निशान नजर आ रहे हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं और आगे फिर आते हैं, तो आप जो निशान गायब हो जाते हैं तो उसकी बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ये उसी की कंटिन्यूएशन है. आपका प्रॉब्लम ये नहीं है अवैस साहब, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप चिड़िया के पंजों के निशान दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाते हैं. आगे किसी गधे के उसके खुरों के निशान आ जाते हैं, फिर वो गायब होते हैं, तो फिर उसके बाद आगे हाथी के आ जाते हैं, फिर वो गायब होते हैं, और आप कहते हैं कि ये चिड़िया जो है ना ये हाथी बनी है. That is your problem. It's nothing to do with science. That is just pure mythology, जिसके अंदर हमने कहीं कहीं साइंस इकट्ठी की हुई है. हमें वो आप निशान दिखाएं ऐसे ही, श्योर वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी. फिर आपने कहा कि मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है इवोल्यूशन से. वेल, अगर नहीं है तो फिर मुझे बताइएगा कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू, और ये बड़ा संजीदा सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा, कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू एक्सेप्ट कि इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है और आप इसको नहीं मानेंगे, गिवन द फैक्ट कि आपने अभी तक जितने भी हवाले दिए हैं, जितनी आपने मिसालें दी हैं, वो सारी की सारी दी हैं ऐसी जिस पे कोई भी डेटा अप्लाई किया जा सकता है. 2-3 की एग्जांपल तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने जो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी उस पे मैंने दी थी. आप एक सही मुस्लिम की एक हदीस लेके आगे 2789
میرا آپ سے کیس یہ تھا کہ ہم کریشن ورسز ایوولوشن پہ بات کر رہے ہیں, کوئی ایکسکلوسیو ماڈل کسی ایک ریلیجن کا ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈبیٹ کا ٹاپک کیا ہے. اس کے باوجود آپ اسلام نے یہ کہا, اسلام نے, بھائی آپ کو اسلام اور الحاد پہ اگر آپ نے بحث کرنی ہے, کسی بھی ایک ٹاپک پہ اگر اس پہ بات کرنی ہے, اخلاقیات ہیں مثال کے طور پہ, ہیومن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, شور آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم جو موجودات ہیں, جو فینومنا ہے, ان دس کیس what I mean by that is کہ جو انسان ہیں, چرند پرند باقی مخلوقات ہیں, اگر ان کی ایگزسٹنس کی ہم ایکسپلینیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ کیا یہ تخلیق اس کا بہتر نظریہ ہے یا ارتقاء اس کا بہتر نظریہ ہے, تو پھر آپ ارتقاء اور تخلیق پہ بات کریں. کسی ایک ریلیجس ماڈل پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, میں حاضر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے تخلیق کی سرے سے بات ہی نہیں کی. آپ وہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے, صحیح مسلم کی مثال کے طور پر 2789 آپ نے بیان کر دی. یہ دیکھے بغیر کہ اس حدیث کے بارے جی جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ 9 منٹس ہمیں ہو گئے گفتگو. جی ٹھیک, میں بس ختم کر رہا ہوں. وداؤٹ ایون تھنکنگ اور لوکنگ انٹو اٹ, اور آپ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں انڈرسٹینڈ کہ کبھی ان سے بھی آپ یہ بات پوچھ سکتے تھے کہ اس حدیث کے بارے میں سارے مسلمانوں کی رائے کیا ہے. یہی حدیث مسند احمد میں بھی مینشن ہوئی ہے. وہاں پہ بھی اگر آپ تخریج کے سیکشن میں جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ قابل اخبار کے الفاظ ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہی نہیں. اور صحیح مسلم میں بھی اس کے پیچھے بھی بحیقی اور بہت بڑے بڑے جو محدثین علماء گزرے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, بس کسی وجہ سے آ گئی ہے وہاں پہ. اور اگر وہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صحیح بمعنی روایت ہے, یہ صحیح بمعنی درایت ہے. یہ چیزیں آپ کو اگر یہ نہیں پتا, اگر آپ کو یہ فرق کیا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے سننے والوں کے ساتھ بھی کہ آپ ان چیزوں کو مثال کے طور پہ آپ بیان کیا کریں. بٹ لیٹس موو فار, اس کو ایک منٹ کے لیے آرگومنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اچھا بھائی اسلام میں یہی ہے جی کہ جمعے کو یہ ہوا, ہفتے کو یہ ہوا, وہ ہوا, وہ ہوا, وہ ہوا. جو اس زمانے کے لوگ تھے نا, وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ہمارا تو گلہ ہی ہے نا کہ ہمیں بھی اگر ویسے اس طرح کے لوگ ملتے تو ہمیں بھی ڈیبیٹس کرتے ہوئے کچھ زیادہ مزہ آتا. وہ اپنے زمانے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑے عالم لوگ تھے. ان کا یہ اعتراض ہوتا کہ جناب یہ جمعہ ہفتہ یہ تو کل کی باتیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں. لیکن اگر انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا نا, تو اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ایکسپریشن کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں. اور آپ کا تو اختلاف اس پہ بنتا ہی نہیں ہے, گیون دا فیکٹ کہ آپ کا جو جیولوجیکل کلاک ہے, جس کی ایک ایگزامپل میں یونیورسٹی آف کینٹکی کی دے دیتا ہوں, ویسے بہت سے اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے, کہ وہ 4.6 ارب سال کی ہسٹری 1 گھنٹے کے اندر بتاتے ہیں کہ پہلے 5 منٹ میں یہ ہوا, 6 منٹ پہ یہ ہوا, 7ویں منٹ پہ یہ ہوا, اور آخر کار انسان 59 منٹ 59 سیکنڈ پہ آخر کار انسان جو ہے وہ نمودار ہوا. Should I take an offense to it کہ آپ نے یہ سارا 1 گھنٹے کے اندر کر دیا, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ 59 منٹ تو بعد میں بنے ہیں. 60 سیکنڈ کے 1 منٹ بنے گئے تو انسان کی اپنی تخلیق ہے, 60 منٹوں کا 1 گھنٹہ بنے گا انسان کی اپنی تخلیق ہے, so on and so forth. کم سے کم اگر آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کی ایک پیچھے ایک جو ایکسپریشن ہے وہی دیکھ لیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پہ کوئی کنکلوژن ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن اگر 1 منٹ کے لیے اس کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں کہ شاید اسلام میں نیریٹو پایا جاتا ہے, تو یہ نیریٹو آپ میں بھی پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے اس ساری حدیث سے اگر آپ کو اختلاف اگر ہو سکتا ہے نا, تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ہم خیال لوگوں کو منگل کے دن بنایا گیا ہے, دن آپ کوئی اور سلیکٹ کر لیں, مے بی دیٹ از دا کیس. اپارٹ فرام دیٹ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سنجیدگی کے ساتھ انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہی وہ مین پوائنٹس ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. اپارٹ فرام دیٹ جو آپ نے وہ irrelevant باتیں کی بیچ میں, ان کو میں ٹوٹلی اگنور کروں. دیٹس ناٹ پارٹ آف مائی ڈسکشن. بہت بہت شکریہ. آئی ریسٹ مائی کیس ناؤ. تھینک یو راج صاحب. اویس اقبال راج صاحب نے کچھ سوالوں کے آپ کے جواب دیے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں اور سارے لوگ باقی بھی سن رہے ہیں. کوشش کیجئے دونوں حضرات جو اسپیکرز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنے کے بجائے مین لائن آف آرگیومنٹ میں سے ایک چیز کا جواب دیں. آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے اویس اقبال کہ اب آپ اپنے 10 منٹ کو شروع کیجئے, اور جو راجہ صاحب نے آپ کے سوالات کے جوابات پہ نکتہ چینی کی ہے, چونکہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جس میں خواہ مخواہ وہ ڈبیٹ کا حصہ تو نہیں ہے, مگر آپ اس پہ گفتگو کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے یہ گزارش ہے کہ مین لائن آف آرگیومنٹ کہ کون کون سی عوام کو بتا دیجئے. اس کے بعد اپنی گفتگو کے آغاز میں اویس اقبال آپ اور ریبیٹل جب دیں گے راجہ صاحب آپ کے درج ذیل جو 5-6 بڑے نچوڑ نکلے ہیں ان کے اوپر گفتگو کیجئے. زیادہ کنفیوزنگ گفتگو جب ہو جائے گی تو اس میں سننے والے استفادہ نہیں کر پائیں گے آپ کے دونوں حضرات کے علم سے. تو آپ دونوں سے گزارش یہ ہے کہ سارے پوائنٹس کو نہ ٹیکل کیجئے, 4-5 بڑے پوائنٹس کو لے لیجئے جن کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. کوئی ایوولوشن کے ایک حصہ جو جینیٹکس کا وہ لے لیجئے, یہ میرا آپ کو رائے ہے, آپ باقی آپ دونوں جانتے ہیں اس کے بارے میں. یا
فاسل ایریا کے اندر جا کے جراسک پیریڈ سے کوئی لینا چاہتے ہیں ایگزامپل تو ڈو دیٹ ون ایز ویل، اینڈ اسلامک پیراڈائم سے لینا چاہتے ہیں تو اس کو لے لیجئے. 3-4 حصوں میں ڈیبیٹ کو ڈیوائڈ کیجئے تاکہ ہم سننے والوں کو آسانی ہو جائے. اویس اقبال، آپ کے 10 منٹ کا آغاز ہوا چاہتا، اب آپ شروع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں پھر کوشش کر رہا تھا کہ میں راجہ صاحب کی ساری گفتگو کے اندر اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکوں کہ انسان کیسے تخلیق ہوا ہے. تو راجہ صاحب اگر آپ مجھے اس بارے میں انٹرٹین کر سکیں، میرے آپ سے صرف 3 سوالات ہیں. ان 3 سوالات کے بعد میں اپنا نظریہ ارتقاء واپس لے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نظریہ ارتقاء غلط ہے تو انسان کیسے تخلیق ہوا ہے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نظریہ ارتقاء غلط ہے تو انسان کیسے تخلیق ہوا ہے. اور میرا آپ سے تیسرا سوال بھی یہ ہے راجہ صاحب کہ اگر نظریہ ارتقاء غلط ہے تو پھر انسان کیسے تخلیق ہوا ہے. مجھے آپ سے اس سوال کا جواب جاننے میں بہت دلچسپی ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایوولوشن ورسز کریشن یہ ہماری ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا، اور راجہ صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو مسلمان تصور کر لیا، اور اسی لیے میں آپ کے پاس اسلامک ریفرنسز لے کر آیا. میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی. ویسے تو میں نے آج کے لیے آیت بھی رکھی ہوئی تھی، سورہ آل عمران کی 59ویں آیت کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا کہ ہو جا. تو میں نے ازیوم کر لیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں. اچھا، پھر پہلے آپ نے یہ کہا کہ کریشن میں آپ نے اسلام کو کیوں گھسیڑا، کیونکہ یہ کریشن تو کسی بھی ریلیجس ماڈل کے تحت ہو سکتی ہے، اور پھر آپ نے اسلام ہی کی حدیث کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ جناب 2789 کے اندر آپ نے مجھ پر طنز کیا کہ منگل والے دن ناپسندیدہ چیزوں کو اویس سمیت بنایا گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس طنز کا کیا مقصد تھا، لیکن اگر کریشن کی ڈیبیٹ میں ریلیجن جو ہے irrelevant ہے، اور وہ کوئی بھی ریلیجن ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اسلام کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور اس کے اندر جو چائنیز کریشن ماڈل ہے، جو جاپنیز کریشن ماڈل ہے، جو ہندو مائتھولوجی کا کریشن ماڈل ہے، تو ہم کس طرح سے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ایوولوشن کے خلاف کون سی کریشن درست ہے؟ اس کے بعد راجہ صاحب نے کہا کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہو گئے تھے. ویل دیٹس اے نیوز فار می. مجھے اگر کوئی آپ اس طرح کا ہسٹوریکل ریفرنس شیئر کریں گے تو آئی ول اپڈیٹ مائی نالج. پھر آپ نے کہا کہ شیر علی صاحب جو ہیں وہ زنا بالرضا کی حمایت کر رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ شیر علی صاحب نے لونڈیوں کے ساتھ جنسی روابط کو قائم کرنے کی کہیں پر ترغیب دی ہو، یا میدان جنگ کے اندر عدت پوری کیے بغیر ہی انہوں نے کسی عورت کے ساتھ سہاگ رات منانے کی ترغیب دی ہو. شیر علی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد راجہ صاحب نے کہا کہ وہ آدم اور اس کے بچے، انسیسٹ، یہ سب irrelevant ہے. راجہ صاحب میں تو خود یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب irrelevant ہیں تو میں اور آپ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کیسے موجود ہیں؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ میں ہومو ہیبلس کو، ہومو ایریکٹس کو، آسٹریلوپیتھیکس کی ایگزسٹنس کو، ان کو جو بھی آپ نام دے دیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. راجہ صاحب میں نے آپ سے پچھلی پریزنٹیشن میں بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس اور آسٹریلوپیتھیکس ایوالو ہوئے تھے یا کریٹ ہوئے تھے؟ پھر راجہ صاحب نے مجھے میرے علم میں اضافہ کیا کہ ویسٹیجیل آرگنز کے جناب یہ فوائد ہوتے ہیں، اور جو ایوولوشنسٹ کا اعتراض ہے کہ ویسٹیجیل آرگنز کی جو پریزنس ہے وہ کریشن کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ بالکل غلط ہے. تو راجہ صاحب جن مغربی سائنسدانوں نے آپ کو ان ویسٹیجیل آرگنز کے فوائد بتائے ہیں، ان مغربی سائنسدانوں کے اپنے نزدیک کیا ایوولوشن درست ہے یا کریشن درست ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب جاننے میں بھی بہت دلچسپی ہے. میں یہ جاننا بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ جو چمپینزیز اور ہیومن بینگز کی آپس میں ڈی این اے ریزمبلنس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ایوولوشن کے حق میں دیے گئے سارے دلائل سے فوراً دستبردار ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ میرا مقصد آپ سے اور یہاں پر انا کی جنگ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ کیا کہتی تھی پروین شاکر کہ اس شرط پر کھیلوں گی میں پیار کی بازی پیا پاؤں جیتوں تو میں تیری، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں ہار جاؤں، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں دوزخ کی آگ سے جل جاؤں، اور مجھے اس دوزخ کی آگ سے راجہ صاحب صرف آپ بچا سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایوولوشن اتنا غلط ہے تو آپ پچھلی ڈیبیٹ کے 34ویں منٹ 49ویں سیکنڈ پر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں ایوولوشن کو غلط نہیں سمجھتا لیکن اس کو ڈیوائنلی گائیڈڈ سمجھ
समझता हूं, अगर एवोल्यूशन डिवाइनली गाइडेड है तो एक डिवाइन कुव्वत को एवोल्यूशन की क्या जरूरत है जब उसके पास परफेक्ट क्रिएशन की ताकत मौजूद है? तो मुझे ये बताइएगा राजा साहब कि जो भी आपने मेरे जो काउंटर आर्गुमेंट्स दिए उनको आप साइड पर रखते हैं, मैंने जो आपको काउंटर आर्गुमेंट्स दिए उनको भी आप साइड पर रख दें। मुझे आप सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें कि अगर एवोल्यूशन गलत है तो फिर आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन बचता है कि आप होमो सेपियंस का, ह्यूमन बीइंग्स का प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकें, और किस रिलीजियस मॉडल के तहत जस्टिफाई करें? शुरू में आपने ये कहा कि क्रिएशन के अंदर इस्लाम को घुसाना गलत बात है, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप कौन से रिलीजियस मॉडल के थ्रू क्रिएशन को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन राजा साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये समझा दें कि अगर एवोल्यूशन गलत है तो फिर प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान कैसे नमूदार हुआ? थैंक यू वेरी मच। ने 5 मिनट और 44 सेकंड आपने कलाम किया। वैस इकबाल, कैसर अहमद राजा साहब, अब आपकी बारी। सर मुझे 1 सेकंड देंगे? अली भाई भी वक्त निकाल के आए हैं, उनको वेलकम तो मैं कर लूं कम से कम। और अली भाई आप आज खामोशी से सुनने आए हैं। जी राजा साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बस 5-10 मिनट ताखीर से आया, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बड़ा जबरदस्त माहौल बना हुआ है गुफ्तगू का। तो माशाल्लाह मैं आपके टर्न का वेट कर रहा हूँ, और माशाल्लाह अब आपकी टर्न है। भाई की तरफ से उनकी क्वेश्चंस आ गए और नाजरीन और हम जानना चाहेंगे कि आप इसके ऊपर क्या रिबटल पेश करते हैं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा टाइम स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा भाई, मुझे तो उम्मीद थी कि वैस इकबाल साहब ने मैंने जो रिबटल्स दी हैं उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन वो कुछ नई चीज़ें बीच में लेके आ गए। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि पॉसिबली शायद डिबेट्स का उनका एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आमतौर पे होता है कि आपके जो मेन आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हीं पे ही आप डिबेट्स बिल्ड करते हैं। लेकिन खैर चलें, जो उनकी बातें जो रिस्पॉन्ड करने का लायक है वो मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एवोल्यूशन की सारी दलीलें वापस ले लूंगा अगर आप मुझे XYZ बता दें। मैं जानना चाहूंगा कि एवोल्यूशन के हक में आपने दलील दी ही कौन सी है? मैंने तो उसके खिलाफ काफी दलीलें दी थी। कोई एक दलील आपको याद हो आपने इवोल्यूशन के हक में दी हो कि इससे इवोल्यूशन ठीक साबित हो जाती है, सिवाय इसके कि अगर आप ये कह देते हैं कि इर्तिका नहीं हुआ है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा अगर आप उस पे फिर वो क्रिएशन को ठीक साबित कर देते हैं? ये इवोल्यूशन की दलील है? आई मीन आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि दलील। खैर चले, सरदार साहब ने पहले भी कहा है पर्सनल नहीं होना। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बीच में एक और कही कि इस पे कि वो शेर अली साहब ने जो बातें कही, अगेन वो हमारी डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। इन्होंने कुछ निकाह की और लोंडी वगैरह की बात की। देखिए, ये जो लोंडी निकाह, ये महज़ब लोग, खुदा को मानने वाले लोग, ये उनके मज़ामीन है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्हिद को ज़ेब देता है कि वो इन टॉपिक्स पर बात करे जबकि वो खुद को एक जानवर समझता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके मुताबिक उसमें, और यानी कि कोई निकाह ये वो वगैरह ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करूँगा गिवन द फैक्ट कि ये आला अखलाक रखने वाले लोगों की। एक और मुल्क से मेरी डिबेट हो रही थी जिसमें किसी ने उससे पूछा कि आपकी अपनी सिस्टर अगर मल्टीपल लोगों से सेक्स करे, उसने कहा 10 से करे 9 से करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आई मीन दिस इज़ द टाइप ऑफ कन्वर्सेशन जो उस हद तक रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में उससे ऊपर की जो बातें हैं उस पर मुल्हिदीन को नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने ये फरमाया कि इस्लाम अपने क्या कहते हैं रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि इफ नॉट इस्लाम देन हाउ क्रिएशन इज आउटसाइड रिलीजन। मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि शायद मौसूफ को समझ आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का क्रिएशन मॉडल गलत है, नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि जो डिबेट का टॉपिक है उस पे रहे। मैं इस्लाम के क्रिएशन मॉडल पे आपने मुझसे बात करने के लिए आपने मुझे नहीं कहा क्रिएशन वर्सेस इवोल्यूशन। आप मुझसे इस्लाम के क्रिएशन मॉडल वर्सेस इवोल्यूशन में बात करना चाहते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पे रहते हुए मैं आपसे बात करूंगा। But that is not the discussion we are having. ये जो चीप पॉइंट स्कोरिंग है, हमारे संजीदा डिबेट्स अगर हमने करनी है तो हमारे मुल्हिदीन को इससे भी ऊपर निकलना पड़ेगा। स्ट्रो मैनिंग की इससे कोई बुरी एग्जांपल हो ही नहीं सकती। फिर फरमाते हैं जनाब के आई एक्सेप्ट इवोल्यूशन। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डार्विनियन इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ। स्ट्रो मैनिंग की अगेन, जैसे मैंने आगे कहा कि एक हद होती है, दोबारा से सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि मैं रिपीटेडली ये बात कह चुका हूं कि मैं इवोल्यूशन को कतई तौर पे गलत नहीं समझता। जो एडेप्टेशन या माइक्रो इवोल्यूशन है जिसका एविडेंस मौजूद है, क्योंकि वो एक साइंसी चीज है तो हम उसको समझते हैं ठीक इसलिए कि उसके पीछे साइंस मौजूद है, लेकिन उसको भी हम अनगाइडेड नहीं समझते। रही बात एक्सट्रापोलेशन की, ये जो है मैक्रो इवोल्यूशन जो है,
इसको हम नहीं ठीक समझते इसलिए कि उसके पीछे कोई साइंसी एविडेंस नहीं है। दिस इज व्हाट यू कॉल हैविंग ए साइंटिफिक एटीट्यूड। आप ये कहते हैं कि नहीं, एडेप्टेशन को आपने ठीक मान लिया है तो फिर आप माइक्रो इवोल्यूशन को भी ठीक मान ले, जबकि उसके लिए दलाइल और चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं माना तो आप जाहिल हैं। इस तरह से तो किसी आदमी के सामने तो गलत बयानी ना करें कि जो चीज मैंने कही नहीं है आप वहीं पर डाल रहे हैं। दोबारा से सुनिएगा उसको। फिर आपने कहा कि क्रिएशन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि मैंने उसे अमंग अदर आर्गुमेंट्स मैंने उसे कंटिंजेंसी आर्गुमेंट्स मैंने साबित किया कि इसकी जो हमारा जीनोटाइप का जो रिजल्ट होता है, सर्टेन फिनोटाइप, जीनोटाइप के पास कोई उसकी अपनी दलील नहीं होती कि इसका ये रिजल्ट होना चाहिए। उसकी फंक्शन की और एग्जिस्टेंस की कोई वजह नहीं है। अगर कोई वजह उसके पास नहीं है तो ये वजह हमें कहीं और से मिलेगी, एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द क्रिएटर। देयरफॉर इट इज फिलोसॉफिकली स्पीकिंग फार मोर बिलीवेबल कि एक क्रिएटर है, बजाय इसके कि उन ऐसी वो चीजें जिनकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है वो खुद तय करें कि इस जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन का फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या होगा। फिर फरमाया जनाब के फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो है वो क्रिएशन के लिए नहीं होगा। एब्सोल्युटली नहीं होगा, इसलिए कि जब आप ये कहेंगे देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्रिएशन साइंस, जब हम उसकी बात करेंगे श्योर नो प्रॉब्लम। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एग्जिस्टेंस है, जो स्पीशीज हैं, जानदार हैं, उनके पीछे इवोल्यूशन या उसके पीछे क्रिएशन, ये दो अलग चीजें, कौन सी उसके पीछे बेहतर एक्सप्लेनेशन है। एक का ताल्लुक फिलॉसफी से है, एक का ताल्लुक साइंस से है। इट इज ब्लेमिंग कॉमन सेंस कि जिसका ताल्लुक फिलॉसफी से उस पर आप साइंटिफिक स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेंगे, और जिसका ताल्लुक फिलॉसफी अपना साइंस है उस पर ऊपर आप कोई फिलोसॉफिकल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेंगे। दैट इज हाउ सिंपल इट इज। मेरा हाल है कि बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं समझने के लिए। फिर आपने जना फरमाया कि जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट आपने दिया सीरियसली वैसा, आई थिंक यू नीड टू लिसन टू योरसेल्फ अगेन कि ये जो एस्ट्रोलोपिथेकस और ये बाकी वगैरह वगैरह हैं, इनका अगर कोई फॉसल जो है अगर वो डायनासोर्स के एरा में नहीं मिलता तो देयरफॉर ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। रियली कोई आदमी आपसे ये कहे कि खुदा ने बनाया है डायनासोर्स को अपने ज़माने में और एस्ट्रोलोपिथेकस को अपने ज़माने में, और मेरी दलील ये है कि कोई एस्ट्रोलोपिथेकस का जो हड्डी है वो आपको डायनासोर के ज़माने में नहीं मिलेगी, देयरफॉर मैं कामयाब हो गया। आप मान जाएंगे उसकी बात को? फिर अगर आपकी ये दलील है कि कोई एक पर्टिकुलर ज़माने की हड्डी किसी या फॉसल, सिर्फ उसमें हड्डियां नहीं आती, वो किसी और ज़माने में नहीं मिल सकता। आप लोगों का बड़ा पोस्टर बॉय है टिक्टालिक, कि जो आपके नज़दीक वो जो टेट्रापॉड्स हैं और जो मछली है उसके दरमियान ऐसा हमें एक एम्फीबियन चाहिए कि जो ज़मीन पे भी चल सके और जो कि पानी में भी जा सके, एंड दैट इज टिक्टालिक। वेयर एज नेचर में पब्लिश हो चुका है साइंटिफिक पब्लिकेशन में कि उससे भी मिलियंस, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है 10 से 11 मिलियन साल पहले भी टेट्रापॉड के फॉसिल्स मिल चुके हैं। जबकि आपके नजदीक ये कहानी उससे आगे चलनी चाहिए थी, कहानी तो उसके पीछे निकल आती है। ये अगर आपका फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है तो ये गई आपकी इवोल्यूशन। इस तरह से मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं कि आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बायोलॉजी है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो झूठी लिखी हैं। टिक्टालिक इज माई चैलेंज, कोई आदमी मुझे इस पर गलत साबित कर दे, मैं इवोल्यूशन मान जाऊंगा। अगर आप नहीं साबित कर सकते फिर आप लोग मान जाएं कि सारे ये झूठ है। अगर यही आपका फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है, इसी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को हम अल्टीमेट टेस्ट बना लेते हैं इस डिबेट का। आप साबित कर देंगे टिक्टालिक के बाद टेट्रापोड्स आए, पहले नहीं आए। राइट, स्टीवन जे गूल्ड की आपने बात कही कि वो कैसे फॉसिल्स के बगैर इवोल्यूशन को मानता था, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के जरिए मानता था। दैट इज द होल थिंग, क्योंकि वो स्टेसिस और साल्टेशन का वजूद की दलील रखने वाला आदमी था। वो ये समझता था कि ये जो छोटी छोटी इवोल्यूशन होती है, जो छोटे छोटे लेवल पे जो होती रहती है, इसकी हमारे पास दलील नहीं है, इसलिए कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। देयरफॉर ही केम अप विद अ डिफरेंट थ्योरी कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम विद नाइल्स एल्ड्रिज। और आइडिया उसने ये दिया था इसका कि लंबे अरसे तक स्टेसिस की स्टेट में रहती है स्पीशीज, में कोई चेंज नहीं होती, और उसके बाद इतनी तेजी से चेंज होता है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं होती। वो जानदार उस वक्त में तेजी से चेंज हो जाता है कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं होती कि उनके फॉसिल्स को प्रिजर्व कर सके। वो इस तरह से मानता था। और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम उसने थ्योरी दी ही इसलिए थी, इसलिए कि वो ये जो छोटे लेवल पे ये जो होती है जिसको कहा जाता है ग्रेजुअलिज्म, वो इसका कायल नहीं था। तो इवोल्यूशनिस्ट था, दैट इज वन थिंग। लेकिन मैं अगर उसको दलील दे रहा हूं तो इसलिए कि वो आपके मुसलमात में है। अगर आपकी ये दलील है कि मैं उसको क्यों मान रहा हूं या बाकी लोगों की दलीलें क्यों दे रहा हूं जबकि वो इवोल्यूशन को ठीक मानते थे, आप सही मुस्लिम की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं जबकि वो इस्लाम को ठीक मानते थे? बस जिस चीज को आप ठीक मानते हैं उसी में से आप दलील देंगे ना। आप दे दें तो ये अकल है, हम दे दें तो नहीं ये तो हम नहीं दे सकते। अमेजिंग इज़न्ट इट? और टूटे हुए जबड़ों का आपने कहा, नहीं जनाब, अगेन आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। टूटे हुए जबड़ों का मैंने नहीं कहा था, ये स्टीवन जे गूल्ड ने कहा था, मैंने उसको कोट किया है उसकी तस्वीर के साथ, उसके नाम के साथ, दोबारा सुन लीजिएगा। फिर आपने कहा कि गॉड, मैंने ये कहा कि गॉड कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू साइंटिफिक डिबेट। अगेन अवैस इकबाल साहब, अगर
स्ट्रॉ मैनिंग के अगर कोई चैंपियन इस वक्त अगर कोई जगह खाली है तो आप अप्लाई कीजिए, आपको वो जगह बड़ी जल्दी मिल जाएगी। इसलिए कि मैंने ये बात नहीं कही कि खुदा को आप साइंटिफिक डिबेट में नहीं लेके आ सकते, मैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सिर्फ कह देते हैं बगैर दलील के कि ये खुदा है, इन एक्सप्लेनेशन इस सारे डेटा की, एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज की और जेनेटिक सिमिलैरिटी की, तो इसे एक संजीदा डिबेट में नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो गॉड ऑफ गैप्स हो जाएगा। लेकिन उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर एलियंस भी एलियंस ऑफ गैप्स हो जाएंगे और इवोल्यूशन भी इवोल्यूशन ऑफ गैप्स हो जाएगी। ये है मेरा आर्गुमेंट। दो को आपने छोड़ दिया, खुदा को आपने आगे कर दिया। आपको पता नहीं था कि अगले हफ्ते भी आपने मुझसे बात करनी है, कि गलत बयानी करके आप गायब हो जाएगा, क्योंकि बंदा पूछने वाला ही नहीं होगा। अमेजिंग इसमें। खैर, नोबेल प्राइज जुगतबाजी, आई एम गोना लीव दैट, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि उसे आप क्या कहना चाह रहे थे। एज ऑफ यूनिवर्स जी 9 मिनट्स हो गए आपको गुफ्तगू करते हुए। 9 सर मैं बस 1-2 मिनट शायद मुझे ऊपर लग जाए, उम्मीद है वैसा भी माइंड नहीं करेंगे, मैंने भी टाइम दिया था टू बी फेयर। अच्छा, एज ऑफ यूनिवर्स का उन्होंने कहा कि वो ट्रू है लेकिन एवोल्यूशन रॉन्ग है। यस, एज ऑफ यूनिवर्स का हमारे पास एक मैथमेटिकल एविडेंस है। एवोल्यूशन का आप एविडेंस ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। ये क्या बचकाना बातें हैं कि उसने कहा है कि उसने आपको ऐनक बना के दी है, देयरफॉर इवोल्यूशन भी ठीक है, उसने जहाज बनाया है, उसने किसने, हालांकि वो फील्ड ही और है साइंस की, इज अ डिफरेंट थिंग। उस पे आप मैथ सप्लाई करके देख सकते हैं। देयर इज रेड शिफ्ट, देयर इज टाइम, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड को कितना टाइम लगता है। यू गो फर्दर बैक इन टाइम एंड देन देयर यू गो, यू फाइंड द एविडेंस। और बाय द वे, इसके पीछे भी रिलीजियस लोग ही थे ओरिजिनली, जिन्होंने जो आपके जो मटीरियलिस्टिक साइंटिस्ट थे वो तो समझते हैं कि कायनात तो अजली है। इन 1920s रिलीजियस जहन रखने वाले लोग थे, उन्होंने ही ये बात बताई थी कि नो, एक्चुअली इफ वी एनालाइज द डेटा, देयर कम्स अ पॉइंट इन टाइम जहां से हमें लगता है कि यूनिवर्स का आगाज हुआ है। तो अगर आपकी ये दलील है कि अगर उन्होंने ये बताया है कि यूनिवर्स की इतनी एज है, देयरफॉर इवोल्यूशन को मान लें, तो जिन्होंने बताया वो तो खुदा को भी मानते थे, आप खुदा को मान लें, इफ दैट इज योर स्टैंडर्ड। फिर आपने कहा कि 216 मिलियन साल, मैंने कहा कि इवोल्यूशन में लगते हैं। मैंने ड्यूरेट रुशमिट को कोट करते हुए कहा, अगेन अवैस इकबाल साहब, नॉट एंटायरली श्योर कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में सारी बातें सुन रहे थे या बाद में आपने सुनी। आप 3.5 अरब का आपने कहा कि उतने में इवोल्यूशन हुई है, इसलिए देर चूंकि इतने टाइम में हो सकती है, देयरफॉर 216 मिलियन में भी हो सकती है, जबकि ये बात मैंने कही ही नहीं सिरे से। मैं बात कर रहा हूं 2 कोऑर्डिनेटेड पॉइंट म्यूटेशंस की, कि उसमें आपके अपने इवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक 216 मिलियन साल लगते हैं, उनकी इक्वेशन के मुताबिक। अब आप उनसे पूछें कि जनाब अगर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस में इतना टाइम लगता है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि 3-3.5 अरब साल में ये इवोल्यूशन पॉसिबल हो। फिर समझाएं हमें, फिर आप उनसे पूछें ये, जैसे मैंने आपसे पूछा और आपने गलत बयानी कर दी कि मैंने 216 मिलियन साल के हैं इवोल्यूशन के, जबकि मैं सिर्फ 2 पॉइंट अपना कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस की आपने कहा कि रिलीजियस मॉडल है। मैंने आपको एक दावत दी कि ये इंस्ट्रक्शंस डीएनए से आती हैं, जबकि डीएनए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गया हुआ, उसके पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर उसके पास नहीं है तो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और मिलेगी। दैट इज द क्रिएटर, ये मेरी दलील है। इसको जवाब दें कि क्रिएटर क्यों नहीं हो सकता, बताएं कि डीएनए इंफॉर्मेशन कहां से लेके आता है। कैंसर वगैरह का आपने कहा, वेल नन ऑफ दीज थिंग्स, जो आपने कैंसर की बात की है ना, कैंसर सोमैटिक सेल्स में होता है, जर्म लाइन में नहीं होता। हम बात इवोल्यूशन की कर रहे हैं। इवोल्यूशन में वो चीजें जो कि हेरिडेबल ट्रेट्स होते हैं, जो अपनी नस्ल में जाते हैं और वो स्पीशीज की कंटिन्यूएशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो कि नेचर सेलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू योर मॉडल। कैंसर, ये बाकी सारी बीमारियों का से क्या ताल्लुक हो गया? दे आर पार्ट ऑफ सोमा, नॉट योर जर्म लाइन। साइंस सर। जीनोटाइपिक आपने कहा कि हेमोफीलिया एक बीमारी होती है। हाँ, बीमारी होती है, वो एक बेनिफिट नहीं होता। आपका आर्गुमेंट ये है कि वो म्यूटेशन जो बेनिफिशियल होती है वो आगे जाती है। बीमारी हो सकती है, इस पे कौन आदमी कह रहा है कि बीमारी नहीं हो सकती? म्यूटेशंस हो सकते हैं, कौन आदमी कहता नहीं होती, लेकिन आप कहते हैं कि वो रैंडम होती हैं, फिर उसमें से बेनिफिशियल होती हैं, फिर नेचर उनको प्रिजर्व करती है और वो अगली नस्ल में जाती हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो जीनोटिपिक इफेक्ट है उसका एक फिनोटिपिक इफेक्ट होता है, वो जो फायदामंद होता है जीनोटिपिक इफेक्ट, ये खुद हमारे कोडोन्स ने ये डिसाइड नहीं किया हुआ, ये डिसीजन कहीं और से आया है, विच इज द एविडेंस कि वो कोई और क्रिएटर है जो इस चीज पे कादर है। डिनाई दैट, उसके खिलाफ लेके आए। आप बात कर रहे हैं बीमारियों की जो कि बेनिफिशियल म्यूटेशन होती नहीं है। अच्छा, फिर डिसफॉर्म बेबीज, अगेन डिसफॉर्म बेबीज इज नॉट द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्रिएटर की अगर बात है तो अगर क्रिएटर ने, अगर कौन सा ऐसा लॉ ऑफ फिजिक्स है जिसकी वजह से कोई बीमार बच्चा पैदा नहीं हो सकता, या उसकी वजह से यह साबित हो जाता कि क्रिएटर नहीं है? दैट इज नॉट द एविडेंस अगेंस्ट क्रिएटर और इवोल्यूशन। जबकि हम मजहबी लोग मानते हैं कि जो क्रिएटर है वो हर चीज पे कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके खिलाफ आर्गुमेंट लेके आए।
नहीं, बच्चे बीमार पैदा हुए हैं, देयरफॉर क्रिएटर। आप ये कहें कि उस क्रिएटर से मैं मुतफिक नहीं हूँ, हम उस पर बात कर सकते हैं। आप कहें वो बच्चों को बीमार पैदा करता है, वो गलत है, या उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो उससे है ही नहीं। जेम्स एंड ह्यूमन सेपरेट क्रिएशन और इवॉल्व, ये आपका आखिरी सवाल था, जानना चाहता हूँ। नहीं जनाब, उनकी इवोल्यूशन की कोई दलील नहीं है, उनकी इवोल्यूशन का कोई ऐसा सबूत नहीं है जो एक आपने देने की कोशिश की कि गॉड इज अ सर्कुलर रीजनिंग। मैं इसके साथ में मिलाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अगर इवोल्यूशन एक सर्कुलर रीजनिंग है तो फिर गॉड भी एक सर्कुलर रीजनिंग है। हियर इज द थिंग, गॉड को सारे डेटा की ऑब्जर्वेशन के बाद हम कहते हैं हमारा ईमान है। आप अभी कह दें अवैस इकबाल साहब कि आपने जो डेटा ऑब्जर्व किया है उसकी रोशनी में एवोल्यूशन पे आपका ईमान है, मैं डिबेट अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन उसको साइंस कहेंगे तो फिर ये ना कहें कि जैसा आपका ईमान है वैसे हमारा ईमान है। साइंस के लिए फिर साइंटिफिक स्टैंडर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। चिम्प्स और ह्यूमन की जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेटली बनाए गए हैं या ये इवॉल्व हुए हैं, आपका ये दावा है अगर कि ये इवॉल्व हुए हैं तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा साइंटिफिकली स्पीकिंग। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये अलहदा से हैं, तो हमारे पास हजारों दलाइल ऐसे हैं। शऊर मिसाल के तौर पे इंसान का जो है ये इवॉल्व नहीं हुआ, माइंड इवॉल्व नहीं हुआ, इंसान के अंदर जो एक अखलाकियात है ये इवॉल्व नहीं हुई। देयर इज नॉट अ सिंगल जीन्स जो कि अकाउंट करती हो हमारी मोरालिटी के लिए। नन ऑफ दिस इज कैन बी इवॉल्व्ड। ये तो जितना भी आप डेटा देख लें, हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं मिलती हमारी बायोलॉजी में जो इन चीजों को जनरेट कर सकती हो। अगर जनरेट भी नहीं कर सकती और वो एग्जिस्ट भी करती हैं, अगेन द एक्सप्लेनेशन हैज टू बी समवेयर एल्स। आई रेस्ट माय केस सर, थैंक यू। मुझे सिर्फ राजा साहब एक बात पूछनी थी कि इंसान कैसे बना? इंसान अल्लाह ताला ने बनाया। कैसे? अल्लाह ताला ने अपने अमर से बनाया। कैसे? अमर क्या होता है? अल्लाह ताला का हुक्म है। जो हुक्म कैसे होता है, मतलब मैकेनिज्म कैसे? अल्लाह ताला कादिर है इस चीज पे कि उसने इंसान को बनाने का वो इरादा तो किया, किसी उसने की इंसान कटी को हुई बना टांग दिया। नहीं उगा अब सकता, लेकिन नहीं, अल्लाह अब ताला ने बनाया। नहीं, ये आप पढ़ाएंगे बच्चों को, मेरी ये सुनिए। पढ़ाएंगे आप सर मैं माजर चाहता हूँ, मैं सर माजर चाहता हूँ, दोनों भाइयों से माजर चाहता हूँ। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, प्लीज एक मिनट मैं दीजिएगा। पूछ के थक गया हूँ कि इंसान कैसे बना, बता अवैस दें। भाई, अवैस भाई जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट ये स्लाइड मेरी शो कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं दोनों भाइयों को, क्योंकि गुफ्तगू और तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं इंसान सर, कैसे बना, सर अल्लाह जस्ट अ ताला ने मिनट, बनाया, बात खत्म। नो 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 अवैस भाई जस्ट अ मिनट, अवैस भाई जस्ट अ मिनट। देखिए हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका, और ये गर्मा गर्मी जो है नहीं, मैं ये गर्मा अगले गर्मी सेशन नहीं के कर लिए। रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंसान कैसे बना, अल्लाह ताला ने बनाया, बात खत्म। कुछ इसकी मैं बता दलील देता हूँ इतना सर, कोई सबूत नहीं सर है। ये ज्यादा बेहतर हो गया इस हवाले से अवैस इकबाल कि जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें एक ही सवाल को रख लीजिए कि जी इंसान बिल्कुल ठीक। और मैं 15 यही अर्ज मिनट कर रहा हूँ। राजा साहब इसी का जवाब दे देंगे कि इंसान कैसे बना। ठीक जी मैं यही अर्ज करना चाहता था। जस्ट अ मिनट। एक मिनट कहने दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर बात ही ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ये गुफ्तगू आज हमारी कंक्लूड हो चुकी, जो गुफ्तगू होनी थी, जो हमारे दरमियान डिसाइड था, वो हो चुका है। उसके बाद अब जब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोग्राम को 17 नवंबर को, तो उस वक्त अवैस भाई के पास 15 मिनट होंगे और वो अपने क्वेश्चन रख सकते हैं राजा साहब से, और इंशाल्लाह ताला राजा साहब भी जवाब देंगे। और राजा साहब की उसके बाद जब बारी आएगी, हम उम्मीद करते हैं कि अवैस भाई भी जवाब देंगे। तो इस चीज को मेरा ख्याल है कि जो हमारे दरमियान चीज तय हो चुकी है उसको सामने रखते हुए बजाय इस तरह का माहौल बना के गुफ्तगू को खत्म किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। हमारे पास वक्त मौजूद है क्लास एग्जामिनेशन के लिए, बातों को तब के लिए रख लिया जाए, मेरी ये तजवीज है दोनों भाइयों। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अली रजा खुर्रम साहब की तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा 17 को सेशन है उसमें आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के एक दूसरे से सवाल पूछने का मुकम्मल वक्त दिया जाएगा 15-15 मिनट का, जिस 15 मिनट में आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि इंसान किसने बनाया, और इसका जवाब भी होगा। और उसके बाद कैसे बनाए, ऑडियंस को भी ये मौका दिया जाएगा। सरदार साहब मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें आप, अगर मैं आपके और अली भाई के एहतराम में मैं इस मामले में मैं खामोश हो गया कि मैं नहीं बोला, लेकिन देखें अगर अवैस साहब को ये बेचैनी है ना कि ये बात अभी हो, तो मैंने उनसे कहा था कि डिबेट एक रखते हैं जो डिबेट का तरीकाकार होता है। इनकी ख्वाहिश पे हम किस्तों में कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब इनके पास बेसिक जो अखलाकी जिम्मेदारी है ना, कि अगर इनकी बात मान ली गई है तो ये भी अपनी बात मान ले। जी मैं मानता हूँ। मैं अगली डिबेट में आपसे पूछूंगा कि इंसान कैसे बना। आप अगली मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन में, अगर आपने मेरी डिबेटिंग हिस्ट्री देखी हुई है ना, तो मेरा फेवरेट पार्ट ही वो होता है। आप तशरीफ लाइए, मुझे बड़ा इंतजार है आपका। चलो ठीक है। राजा एंड अवैस इकबाल,
ہماری تقریر کا باری آ گئی ہے. میں اور علی رضا خرم بھی تو تقریر کریں گے. ہماری تقریر یہ ہے ساتھیوں, آپ سارے جو سن رہے ہیں, اگر چونکہ جو سیشن ہوگا اس میں آپ کو بھی یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو اچھے سوال لے کے آئیے گا, جھکتے جھکتے مارنا بند کریں, اچھے اچھے سوال پوچھیں تاکہ کم از کم اس ڈیبیٹ سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا جا سکے. کوئی بھی جتنے بھی گفتگو کیا, کیسر احمد راجہ صاحب نے, اویس اقبال نے, انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ٹاپک کو وہ سمجھتے تھے وہ رائے کا اظہار کیا ہے. دونوں کے پاس جو علم ہے وہ دونوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مکمل علم ہے, یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. کیسر احمد راجہ کا جو نظریہ جو بیان ہے اس کے مطابق بھی انبیاء کے پاس وہ علم ہوتا ہے. اویس اقبال بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسانوں کے پاس حتمی علم آ گیا ہے. تو لہٰذا اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ جو موجود علم ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر. آپ سب اپنی رائے جو ہے وہ رکھیں گے ان دونوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علم کی بنیاد پر. کتنی لمبی چوڑی کا بات ہو گئی ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن آ رہا ہے جو 17 کو ہوگا, اس 17 والے سیشن میں سب سے پہلے ایک دوسرے سے یہ کراس ایگزامینیشن کریں گے. اب تک کے جو سوالات جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے سوالات کیے جائیں گے کہ ایڈ, جو کہ بہتر سوالات ہوں گے, کیونکہ بہت زیادہ سوال بھی نہیں ایڈ کیے جا سکتے, وقت کم ہوگا. تو بہت اچھے سوالات جو ہمیں لگیں گے کہ اچھے سوالات ہیں, میں اور علی رضا ان میں سے چوز کر کے ان سے پوچھیں گے, اور اس کے بعد فائنلی ان دونوں سے جو حتمی کامنٹ لیے جائیں گے اس ڈیبیٹ کے متعلق. تو میری جانب سے آپ سب کا, سننے والوں کا بہت شکریہ. کیسر احمد راجہ صاحب بہت بردباری سے آپ نے کام دیا, آپ کا بہت شکریہ. اویس اقبال آپ نے آج کی ڈیبیٹ میں کافی سارے نئے پوائنٹس لے کے آئے, آپ کا بھی بہت شکریہ. علی میں رضا بات میں کر سکتا ہوں, میں ڈیبیٹ سے ہٹ کے ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سپر چیٹ کے کچھ ہوا ہے, اینڈ دیر آر نمبر آف پیپل. یہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے ایمان یونین کی, ہم کبھی بھی سپر چیٹ نہیں دیتے. یہ اویس صاحب آپ کچھ جانتے ہیں اس بارے میں, یہ کیا ہے؟ سوری آپ میوٹ ہیں. جی اب آ رہی ہے آواز؟ سپر جی چیٹ میری طرف سے ایکٹیویٹڈ ہے, لیکن میں نے کسی سے سپر چیٹ ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ میں نے اس ڈیبیٹ کے لیے ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے. اگر ایسا ہے تو میں اس کو واپس کرنے کو تیار ہوں, مجھے نہیں یہ پیسے چاہیے. نہیں وہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, دس گڈ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں نے اپنے چینل کے لیے ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے, اور میں نے اس ڈیبیٹ کے لیے میں کوئی سپر چیٹ کچھ بھی نہیں ڈیمانڈ کر رہا. میری اس ڈیبیٹ کا صرف اور صرف یہ جاننے کا مقصد ہے کہ انسان کیسے بنا, وہ میں اگلی دفعہ پوچھ لوں گا. والے سپر چیٹ میں سے کیا انسانی فلاح و بہبود میں مذہبی حوالے سے استعمال ہوں گے یا غیر مذہبی, یہ بڑا سوال ہو جائے گا. اس کے اوپر ایک اور ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, لہٰذا یہ تمام پیسے بند کریں بھائی. نہیں سر, ہم یہ جو کام کرتے ہیں اس پہ ہم چندہ نہیں لیتے, یہ پکی بات ہے. چندے والا کام بند کریں تاکہ وہ لوگ سیکھ سکیں. ویسے میں ایک چھوٹی سی بات سردار, وہ میں ورلڈ کپ کو فالو نہیں کر رہا, پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا ہے یار, پتہ نہیں پاکستان کا. ایک آپ دونوں کو میں رائے دیتا ہوں, آپ دونوں جوان کیسر احمد راجہ اور اویس اقبال, ایک چیز جو مجھے اچھی لگی ہے کہ چونکہ آپ دونوں کے ماننے والے حضرات کامنٹس کر رہے ہیں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں ان کے کامنٹس سے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں نے ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ کی ہے. لوگ اس کے اندر انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں. مطلب صرف لان تان سے ہی کام نہیں لیا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے سننے والے, آپ کے ماننے والے لوگ ڈیسنٹ ہیں, علمی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک علم کی رمق جو ہے وہ نیچے تک پہنچ چکی ہے. تو آپ دونوں کے لیے یہ بات قابل تحسین ہے اور آپ دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. تھینک یو سر, شکریہ آپ کا. تھینک یو گائز, ٹیک کیئر. تھینک یو. اللہ حافظ. انشاءاللہ 17 نومبر کو ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.